वेलकम टू सिविल्स फोरम। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का फोर्थ पार्ट है ये एक्चुअली। इसमें अभी और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे पार्ट्स तो बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? ठीक है, आप क्यों देखें इसको? देखो, यूपीएससी में अभी रिजल्ट आ गया है, लोगों ने अपने मार्कशीट तो जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, आपको कट ऑफ भी आपको कट ऑफ भी पता चल गया होगा कि क्या कट ऑफ है, राइट? आफ्टर ऑल दिस सारे नॉलेज के बाद आपको पता है आपकी कट ऑफ क्या है। ठीक है, आपके मार्क्स भी आपको दिख गए हैं, तो आपको यह भी समझ आ गया होगा कि किन सारी जगहों पे आपने गलती की है। और हर कोई, जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में, इनफैक्ट इस बार तो यूपीएससी ने डेटा भी दिया है कि कितने सारे लोग बैठे हैं, कितने सारे लोगों ने प्री दिया है, मेंस दिया है, एवरीथिंग यूपीएससी हैज रिलीज इटसेल्फ। ठीक है, तो जितने भी लोग एग्जाम देते हैं उसमें से जितने भी लोग फेल होते हैं वो सारे के सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम, 99% ऑफ देम फेल बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टैटिक पार्ट। ठीक है, अगर स्टैटिक आपका स्ट्रांग है, यू विल क्लियर प्रीलिम्स एवरी सिंगल ईयर, दिस इज गिवन। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एवरी सिंगल ईयर अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, यू विल क्लियर यूपीएससी एवरी सिंगल ईयर। अगर आपका स्टैटिक वीक है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टैटिक के अंदर, खैर, जो सिलेबस है, दिस इज अ सी ओशन। ठीक है, सो सिलेबस, सिंस सिलेबस इज अ वेरी वास्ट थिंग, तो एंकरिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यू मस्ट हैव योर ओन एंकर हु विल टेल यू वेयर टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी एक्चुअली। ठीक है, सो उसको समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड पीवाईक्यूज। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जिस ट्रेंड पे क्वेश्चंस पूछती आ रही है पिछले 10, 20, 15 ईयर्स में, वही बताएगा कि यूपीएससी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जस्ट ऐसे पॉपअप की तरह आएंगे एक बार कभी और फिर कभी नहीं आएंगे, तो दे आर रैंडम क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर साल ही पूछे जाएंगे, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, आपको उसको रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमास के लिए मिसाइल जितने इंपॉर्टेंट है, आपके लिए PYQs उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईरान के पास जितने मिसाइल्स उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, सेम वे PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज विदाउट दिस यू कैन नॉट सर्वाइव इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, सो PYQs। अब PYQs एक तो है कि आप सिर्फ यूपीएससी का PYQ जो प्रीलिम्स का है वो कर लो, ठीक है, उसका PYQ कर लो, या फिर उससे बेटर है कि यूपीएससी जितने एग्जाम्स करती है, कंडक्ट करती है, वो सारे PYQs कर लो। ठीक है, जब वो सारे PYQs आप करोगे तो आपको यूपीएससी के द्वारा बना हुआ क्वेश्चन बैंक जो है एक्चुअली उसका एक्सपोजर मिलेगा। कोई नहीं करता, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे, बहुत 1-2% ही होंगे, उससे भी कम होंगे जो इस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, पर ये आपके लिए करवाया जा रहा है एंड यू आर लकी दैट यू हैव फाउंड इट, यू आर वाचिंग मी, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है जो मैं बोल रहा हूं उस बात की, प्लस PYQs की। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसके अंदर एनडीए, ठीक है, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, जियो साइंटिस्ट, ठीक है, उसके बाद कुछ यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन है, बीपीएससी के भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं क्योंकि बीपीएससी का हमने क्वेश्चन अलग से ही बना लिया है, तो हमारे बीपीएससी वाले चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं वो चीज, राइट? तो हमारे बीपीएससी वाले चैनल पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, और ऑब्वियसली प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो है ही आपके पास यहाँ पे। ठीक है, सो इतने सारे क्वेश्चन का एक पूल जब आपको मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन के रिसोर्सेज जब आपको मिलेंगे, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से, किसी के द्वारा कहा हुआ, कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है उसकी बात मत सुनो। लिसन टू मी एंड लिसन टू व्हाट दिस यूपीएससी क्वेश्चन बैंक सीरीज टेल्स यू। ठीक है, देन ओनली यू विल बी ऑन द राइट पाथ, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। ठीक है, सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और हम पहले ये समझते हैं कि आखिर पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनवायरनमेंट में, वो किन चैप्टर से पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। सो देखो यहाँ पे 2017 में मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
2021 में 22 क्वेश्चन पूछे गए, सो मिनिमम 15 से लेकर के 22 क्वेश्चन के पास पूछे जाते हैं हर एक साल, ठीक है। उसमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, राइट। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। 41 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से, राइट। और अगर आप उसमें कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें हमने अभी जो तो चैप्टर हमने चूज किया है उसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, उसके अंदर कंजर्वेशन भी है। तो कंजर्वेशन में है तो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लॉज भी उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको क्लाइमेट चेंज भी कभी देखने को मिलेगा, कभी प्रोटेक्टेड एरियाज कन्वेंशन, ये सब मिला हुआ है। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है। सो एक फर्स्ट चैप्टर अगर आपने ठीक से किया तो आप ये मान के चलो कि एनवायरमेंट का जो इस साल का पेपर आएगा 2026 का, देखो एनवायरमेंट का पिछले साल का पेपर देखो 2025 का, तो बेसिक सोर्सेज जहां से भी आप पढ़ रहे हो जिस किताब से, डायरेक्ट क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग, ठीक है। वो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर रियली इजी। एक बार आपको समझ में आ गया यू कैन इजीली आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस वे इट बिकम्स इजियर इवन, ठीक है। सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग, और ये फोर्थ वीडियो है एक्चुअली। अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस किए, नॉट 60 ओनली, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं थी इसके साथ। सो अराउंड 80-85 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है, इसी चैप्टर से, इस सिंगल चैप्टर से। बाकी हम इसके आगे फॉलो अप कर रहे हैं। सो द 61st क्वेश्चन इज देयर फॉर यू फ्रॉम टुडे, और ये देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP ऑफ इंडिया फॉर 2017-2031, और ये CDS 2018 में पूछा गया है। सवाल तो काफी पुराना है, 8 years बैक क्वेश्चन है, पर स्टिल क्योंकि ये जो NWAP है वो 2017 से 2031 के बीच में है, तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, स्टिल रिलेवेंट है, इसके डिटेल्स भी रिलेवेंट है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या कहता है, दिस इज द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ओके। The NWAP recognize the concerns relating to climate change impact on wildlife. NWAP has 10 components. अब 3 यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास, आपके सामने हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू द डिटेल्स। द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो उसका ड्यूअल गोल है, कोल नहीं गोल, सॉरी ये गोल है नॉट कोल, ड्यूअल गोल है। पहला प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं तो फाइनली उनके हैबिटेट लॉस होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा। सो वो फाइनली जो इफेक्ट हमने यहाँ से पॉजिटिव किया वो इधर से नेगेटिव होकर के जीरो सम गेम हो जाएगा। सो इसलिए ड्यूअल गोल रखा गया है। पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1983 में, ठीक है। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको 1983 में इंट्रोड्यूस किया है, राइट। टिल नाउ 3 phases ऑफ NWAP हैज बीन लॉन्च्ड, 3 phases ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, राइट। फर्स्ट फेज आया है 1983 से 2001 के बीच में, सेकेंड फेज है 2002 से 2016 के बीच में, और थर्ड फेज है 2017 से 2031 के बीच में, ठीक है। NWAP हैज 3 strategies: maintenance of the ecosystem, preservation of the genetic diversity and sustainable utilization of species and ecosystem, ठीक है। सो इसके अंदर 3 strategies हैं और 3 अभी तक आ चुके हैं, 3 phases आ चुके हैं इसके अंदर, राइट। सो अब आप जाकर के आंसर कर सकते हो इजिली, ठीक है। और भी कुछ है जैसे कि NWAP में 2017-31 के बीच में जो अभी जो लेटेस्ट फेज चल रहा है उसके बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इनिशिएटेड IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, राइट। इसके अंदर क्या करेंगे, ये है कि एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है IDWH, राइट, फॉर असिस्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं उनको, आउटसाइड उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लाई गई है IDWH, जो कि थर्ड फेज का पार्ट है, राइट। और इसमें आई थिंक अब तो कुछ अभी भी है, एक्चुअली इसमें काफी सारा कुछ है, इसलिए सारा इंफॉर्मेशन एक साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, अब देखिए अभी हम इस पे फिर से आएंगे, पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन का आंसर क्या, अदरवाइज विल बी लॉस्ट। सो क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान व्हिच इज ट्रू, रिकॉग्नाइजेस द कंसर्न रिलेटिंग टू द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में अभी हमने देखा, ड्यूअल गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, सो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। हैज 10 कंपोनेंट्स नहीं 3 कंपोनेंट्स ही हैं, तो 3 जैसे ही खत्म हो जाएगा, सो
वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस ओनली, ए एंड बी, यानी 1 एंड 2. सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि इतना पहले का क्वेश्चन है और इतना सारा डिटेल अगर आपको याद नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे अभी तक ये 2017 से 31 के बीच में ये अभी वैलिड है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है. पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं. राइट, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, एक्चुअली अगर आप इस टॉपिक को खुद से पढ़ रहे हैं, सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को रिसर्च करते समय जितने भी नए वर्ड्स आपको दिखते जाते हैं उनके ऊपर नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, सिग्निफिकेंट. अब जैसे मुझे पता है कि कौन से टॉपिक, आई मीन जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं तो उसके अंदर कोई नया वर्ड आया है तो आई नो कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपको वो समझ ना आए. ठीक है, क्योंकि इनिशियली अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो यू विल फील लाइक कि आपको कुछ भी नहीं आता. ठीक है, वहां पे तो सब कुछ आपके लिए नया ही होगा, तो यू विल बी लॉस्ट. ठीक है, वैसे तो आप गूगल करने लगो तो फिर आप हर चीज ही ढूंढने लगोगे और एक ही टॉपिक में आपका दिन बीत जाएगा. तो इसलिए दैट्स व्हाई वी कम इनटू द पिक्चर टू गिव यू अ गाइड, अ वे कि ऐसे चलो तो रास्ता सही है, अदरवाइज गलत रास्ते पे जा रहे हो. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, कितने हैं हमारे पास? तो अभी तक 1134 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज वो हैं जो गवर्नमेंट जिनको प्रोटेक्ट करना चाहती है थ्रू वेरियस स्कीम्स. ठीक है, सो 1134 1,87,162.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है. 5.3 to 5.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है इंडिया का, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. ठीक है, ये 5.3 to 5.4% एरिया कवर करता है. ये फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को मनाया जाता है. यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को मनाया जाता है. 2025 का थीम जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये थीम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो बात यहाँ पे हमने लिखी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो मान लो कि ये आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ. वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को. बायोडाइवर्सिटी डे है, बायोडाइवर्सिटी डे है, बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को. ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है मार्च 3 को. ठीक है, 2025 का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट. ये थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, कहीं पे भी पूछा जा सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. नेशनल पार्क हमारे पास 107 है, अभी ये लेटेस्ट डेटा है. नेशनल पार्क हमारे पास 107 है. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हमारे पास 573 है. कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व हमारे पास 309 है और कम्युनिटी रिजर्व हमारे पास 115 है. टाइगर रिजर्व हमारे पास 58 है. ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी. एंड एलिफेंट रिजर्व हमारे पास 33 है और टोटल रामसर साइट्स हमारे पास 98 है. नाउ ये सारे डिटेल्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, प्रीलिम्स में भी आपको काम करेगा और मेंस में तो ऑब्वियसली काम करेगा. जब आप आंसर लिखते हैं और ये सारे फैक्ट्स जब आप कोट करोगे तो आपके आंसर्स की अलग ही बात होगी. ठीक है, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं. इसमें आप ये सारे पीडीएफ आप निकाल सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और उसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश. अब ये सीडीएस का एग्जाम है, सीडीएस का पेपर है. हो सकता है यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रू फिश पूछा है, तो पर स्टेट वाले में पूछा जा सकता है या फिर सीडीएस के बच्चे भी अगर देख रहे हैं इसको तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो इसका आंसर एक्चुअली है फ्लाइंग फिश. फ्लाइंग फिश इज ए ट्रू फिश. बाकी सारे ट्रू फिश नहीं है, तो उसके लिए डिटेल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है. सिल्वर फिश जो है ये एक विंगलेस इंसेक्ट होता है. ये मछली की तरह ऐसे जो उसका जो मूवमेंट है वो फिश की तरह होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर फिश. सिल्वर क्योंकि उसका कलर वैसा होता है सिल्वरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर फिश. जेलीफिश इज ए प्लैंकटन. ठीक है, जेलीफिश एक प्लैंकटन होता है. कटल फिश है रिलेटेड टू ऑक्टोपस, वैसा ही दिखता है. एंड फ्लाइंग फिश एक्चुअली इज अ ट्रू फिश जो कि उड़ सकता है. उसकी साइज बहुत छोटी होती है जो ऐसे उड़ सकता है. ठीक है, सो दिस इज फ्लाइंग फिश. द आंसर इज फ्लाइंग फिश. ठीक है, नेक्स्ट है यूपी पीसीएस में पूछा गया है इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी
इज लोकेटेड इन विच सिटी? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, भले ही 2018 में पूछा गया हो, पर इस क्वेश्चन को कभी भी रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है? इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब इसका आंसर तो है जामनगर, ठीक है, पर इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। The National Center for Marine Biodiversity NCMB, India's first research institute dedicated to कंजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, मरीन बायोडाइवर्सिटी से। लोकेशन जामनगर गुजरात में है। सिंस 2011 से बनता है और पूछा गया 2018 में। पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। सो दिस वाज India's first marine biodiversity conservation reserve. Next है, in which of the following ecosystems the species diversity is relatively higher? Species diversity हमेशा ही ट्रॉपिकल डेजर्ट में हो, नॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सनलाइट आपको प्रॉपर मिल रहा है, रेनफॉल प्रॉपर है, तो फिर वेजिटेशन होगा, उससे फूड भी सबको मिलेगा, प्राइमरी प्रोडक्शन भी काफी हाई होगा, तो डाइवर्सिटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी। सो इट इज बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following animals can live for the longest duration without drinking water? Now this is seriously very interesting and difficult also, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो विदाउट इवन एनी नॉलेज, अगर आप ट्राई करने की कोशिश करो कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करने की, यू विल मार्क कैमल्स, ठीक है। कैमल आपको पता है कि हाँ भैया कैमल तो काफी दिनों तक रह सकता है, पर कुछ ऐसे जानवर ऐसे भी हैं जो कभी पानी पीते ही नहीं, दे डू नॉट नीड, हो सकता है कभी पी ले, बट दे डू नॉट इवन नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि उनको वो जो खाना खाते हैं उसी से वो पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, उनको जितनी रिक्वायरमेंट, प्लस उनकी जो किडनी है वो भी काफी एफिशिएंट है, प्लस वो जब एक्सेल करते हैं दे डू नॉट लूज मॉइस्चर, क्योंकि व्हेन वी एक्सेल वी लूज मॉइस्चर। तभी तो सर्दियों में जैसे ही मुंह खोल के सांस छोड़ो तो बाहर बिल्कुल फॉग बन जाता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और अंदर से जैसे अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से, अभी जैसे गर्मी है तो अंदर कम होगा बाहर ज्यादा है, अदरवाइज सर्दी है अगर तो बाहर कम है अंदर ज्यादा। तो जैसे ही हमने एक्सेल किया तो जितना भी मॉइस्चर था वो पहले तो वेपर फॉर्म में था, अंदर बाहर आते ही कंडेंस होने लगा और इसलिए वो दिखने लगता है, पर अभी गर्मियों में नहीं दिखता, ठीक है। सो व्हेन वी एक्सेल वी लूज मॉइस्चर, ठीक है, वाटर कंटेंट, पर वो एनिमल्स ऐसे हैं जो लूज नहीं करते, और कौन है वो? कंगारू रैट, ठीक है, ये कंगारू रैट है जो इसको जीवन में कभी पानी की जरूरत ही नहीं होती। अब देखिए इसके बारे में क्या डिटेल्स है। जिराफ जो है अप टू 3 वीक्स तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। कैमल्स अप टू 7 मंथ्स, मैक्सिमम 7 मंथ्स तक ये बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। कंगारू जो है वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव, इनको बहुत कम चाहिए, पर ऐसा इनका लॉन्गर पीरियड नहीं है। कंगारू रैट, इट गोज इट्स होल लाइफ 3 to 5 years विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल, इसको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो डाइट है वो सीड्स है, ड्राई सीड्स, ठीक है, सीड खाएगा, उससे जो वाटर कंटेंट है वही ये एब्जॉर्ब करता है और उसी को अपनी इसकी बॉडी यूज करती है। इसका किडनी बहुत ही एफिशिएंट है, उसका यूरिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो जब एक्सेल करता है तो वो वाटर लूज नहीं करता, स्किन से वाटर लूज नहीं करता, वो छांव में रहता है, नॉक्टर्नल होता है, जिसकी वजह से उसको वाटर की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है। सो कंगारू रैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is not an example of in situ conservation strategy? अब ये अगेन यूबीपीसीएस में पूछा गया है। देखो, एक होता है ex situ और एक होता है in situ, ठीक है। ex situ मतलब कि एक्सटर्नल साइट, in situ मतलब ऑन साइट, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ऑन साइट। अब इसमें क्या है कि ऐसे कोई एनिमल्स है, कोई स्पीशीज है, कोई प्लांट स्पीशीज है, कुछ भी है, अगर हमें उसको कंजर्व करना है और उसको ऑन द स्पॉट ही हम कंजर्व करना चाहते हैं, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटाट में ही हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सीटू, यानी कि ऑन साइट, ठीक है। जैसे टाइगर रिजर्व, हम उसको टाइगर्स को वहां से उठा के जू में नहीं डालते, वहीं पे हम उसके लिए लॉ बनाते हैं ताकि कोई उसको इंटरफेयर ना करे, ठीक है, उसके हैबिटाट को कोई पोचिंग ना करे, कोई उसको गोली ना मारे, जो भी है। सो दैट इज इन सीटू। एक्स सीटू क्या है? जब कोई टाइगर की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि अब हम उसको बाहर छोड़ ही नहीं सकते, अब उसको हमें जू में लाना पड़ेगा और फिर वहां पे उसको
कैप्टिविटी के अंदर उसकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, फिर वी कैन लीव देम इन द जंगल, दैट इज एक्स सीटू। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नॉट इन सीटू, इन सीटू इनमें से कौन नहीं है, तो आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इन सीटू, नेशनल पार्क इन सीटू, सेक्रेड ग्रोव्स इन सीटू। बोटानिकल गार्डन में क्या है, वहां पे जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, उनको वहां पे ग्रो कराया जाएगा और फिर बचाने के लिए, उनकी उनकी स्पीशीज को बचाने के लिए। सो बोटानिकल गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज इजी। When the World Biodiversity Day, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, मई 22 को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ इंपॉर्टेंट भी है। यूएन हैज डिक्लेयर्ड मई 22 एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। थीम है 2026 का, अगेन ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, पिछले साल का भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि अगर हो सकता है कभी 2025 का पूछ ले। हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2024 का बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, ये 3 काफी है, इतना भी अगर आपने याद कर लिया तो आपके एग्जाम के लिए काफी है। ये सारे नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना, सेव करके रख लो, हो सकता है अगर आपके पास टैब वगैरह है तो उसी पे लिख लो, एक्स्ट्रा रिसर्च करके कुछ चाहिए तो पेज ऐड करके, वैसे भी स्पेस है, अदरवाइज पेज ऐड करके वहां पे भी लिख लो। ठीक है, ये सब चीजें जब करोगे तभी आपको फायदा होगा। खुद का रिसर्च जरूर करना, सिर्फ देख के मत छोड़ देना। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। When was the project टाइगर, अब ये यूपी पीसीएस वाले एक ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। देखो यूपी वाले ये क्वेश्चन एक जरूर पूछेंगे, और बिहार वाले एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी को बिहार में चंपारण में किसने बुलाया था। ये क्वेश्चन उनके दोनों के ना ऐसे हैं कि वो हर साल ही पूछते हैं। दिस इज गेटिंग सो हॉट, इस पर लगता है गर्मी इतनी तेज पड़ने वाली है। इट्स नॉट इवन मिड मार्च और देखो कितनी गर्मी हो रही है। सो दिस इज 1973, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया जाता है। ठीक है, एनटीसीए लॉन्च करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, राइट। इन इंडिया, इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक तो 10-15 बार पूछे जा चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, और मोस्टली बच्चे एक्ट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, पर आपको एक्ट्स वगैरह पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल मिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर आप मिस कर दोगे अगर आप एक्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एनटीसीए हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। एटलीस्ट ईयर तो पता होना चाहिए। अगर यूपी पीसीएस का होता तो वो सिर्फ साल पूछते किस साल लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि अब यूपीएससी है तो उसके अंदर की बात पूछ रहा है। क्या वो एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल हैं, और टाइगर इज इन शेड्यूल 1। ठीक है, सो अगर कोई टॉर्टोइज बोला है इन इंडिया स्पेशल स्पीशीज टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, तो ऑब्वियसली उसको वही प्रोटेक्शन मिलेगा जो टाइगर को मिलता है, एंड एक ही ऑप्शन चूज करना है। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद और कुछ पढ़ लेते हैं, पर सही नहीं हो सकता। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज एंडेमिक, नहीं, बहुत बेसिक, नहीं, ए ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये सब इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा भी है तो बस जस्ट। ये करंट अफेयर्स का था। वैसे द टर्म एम स्ट्राइप्स इज सीन समटाइम्स इन द न्यूज in the context of captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system, security of national highways. M stripes related to tigers, tiger के population को I mean accounting के लिए, auditing के लिए वो किया जाता है। M stripes monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status। ठीक है, ये पूरा उसका फुल फॉर्म है। डेवलप्ड बाय एनटीसीए एंड डब्ल्यूआईआई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनटीसीए इन 2010 में उसको बनाया जाता है। यूजेस जीपीएस इसमें होता है, जीपीआरएस होता है, रिमोट सेंसिंग यूज करता है। ठीक है, ये सारी चीजें यूज करके वो आपके बहुत सारे पिक्चर्स लेता है, एंड दे काउंट एक्चुअली कि कितने टाइगर्स हैं, उनका मूवमेंट क्या है, मतलब पूरा ध्यान रखते हैं टाइगर्स के ऊपर। इफ यू वांट टू सी, अगला देखते हैं, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। घड़ियाल आपको देखना है। अब देखो इसमें भितरकनिका मैंग्रोव है, चंबल रिवर है, देपोर बील है, एंड पुलिकट लेक है। घड़ियाल चंबल रिवर में पाए जाते हैं, चंबल में घड़ियाल। ठीक है, ऐसे याद रखना,
चंबल में घड़ियाल, बस। ठीक है, अब उसके लिए कुछ डिटेल्स है, देख लीजिए। नेशनल चंबल सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज नेशनल चंबर घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम ही है घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल बहुत सारे हैं। कवर्स एमपी, राजस्थान एंड यूपी, 3 स्टेट्स को कवर करता है ये जो सेंचुरी है, वो कवर्स 3 स्टेट्स, एमपी, राजस्थान एंड यूपी। घड़ियाल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि पूरी दुनिया में जो घड़ियाल है वो सिर्फ 235 के आसपास ही है, राइट, ये उससे कम ही होंगे घड़ियाल। और इसमें इस सेंचुरी में और क्या क्या मिलता है, घड़ियाल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन है। तो ये 3 चीजें इस सेंचुरी में मिलती है चंबल में। सो रिवर जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है वो आपको चंबल में मिल जाएगा, ठीक है, घड़ियाल मिल जाएगा, और रेड क्राउन रूफ टर्टल ये भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये कि दीज 3 स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ियाल का क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आगे फिर से आ गया, ठीक है, यूपीएससी 2017 में, 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एक साल एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, हंट नहीं किया जा सकता, पर अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो फिर उसको हंटिंग की जा सकती है। तो ऑब्वियसली इसमें से शेड्यूल 1 भी, शेड्यूल कुछ मेंशन तो नहीं किया, बस एक्ट लिखा है। तो घड़ियाल है, बफलो, वाटर बफलो है, इंडियन वाइल्ड लाइफ है। अब देखो ये तीनों के तीनों जो है वो शेड्यूल 1 में है, तो इसकी नॉर्मली हंटिंग नहीं की जा सकती। अगर आप हंटिंग करेंगे तो आप जेल जाएंगे, ठीक है, तो आप नॉर्मली इनकी हंटिंग नहीं कर सकते। बट अगर ये मान लो बीमार हो गए हैं, ये घायल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी आ चुका है जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल डेंजर में है, इन दैट केस दे कैन बी हंटेड। पर उसके लिए प्रॉपर पहले रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह होगी, परमिशन चाहिए, देन ओनली इट कैन हैपन, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है, सो ऑल तीनों को ही किया जा सकता है। सो 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। पर ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि शेड्यूल 1 में जो है एनिमल्स होते हैं, जो भी स्पीशीज हैं, उसको नॉर्मली हंट नहीं किया जाता, पर देयर आर एक्सेप्शंस। अब इसके लिए कुछ डिटेल्स है वो आप देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कितने स्पीशीज हैं? वर्टिब्रेट्स 600 स्पीशीज है वर्टिब्रेट्स के, जिसमें से मैमल्स 131 स्पीशीज है, बर्ड्स के 112 स्पीशीज है, रेप्टाइल्स के 43 हैं, फिश के 26 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पूछा जाएगा क्या? ये नहीं पूछा जाएगा, पर इससे रिलेटेड जो ऐसे कह सकते हैं ना फीचर्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। कैसे? आपको पूछ सकता है कि वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स की तो स्पीशीज ही बहुत कम है, तो इनमें से किसकी संख्या ज्यादा है, वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में? तो पहले तो ये हो जाना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स की ज्यादा है संख्या, ठीक है। वैसे वर्ल्ड में इनवर्टिब्रेट्स की ज्यादा, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, सॉरी इंसेक्ट्स की वैरायटी सबसे ज्यादा है, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स में मिलती है। पर इसमें हमें क्योंकि उनको सेफगार्ड करना है तो इंसेक्ट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने 63 यहाँ पे रखा है। कोरल्स की 388 है, 388 स्पीशीज ऑफ कोरल्स इसमें है, शेड्यूल 1 में है, ठीक है। उसके बाद देखो तो अगर वर्टिब्रेट्स में देखें तो सबसे ज्यादा मैमल्स हैं 131, उसके बाद बर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। Which one of the following tiger reserves of India has Bhur Singh and Barasingha as official mascot? ठीक है, भूर सिंह एंड बारासिंगा एज ऑफिशियल मैस्कट पूछा जा रहा है। तो ऐसा ये पहली बार हुआ है कि किसी टाइगर रिजर्व के अंदर एक मैस्कट बनाया गया है, ठीक है। अब वो देख लेते कौन है। वैसे इसका आंसर कान्हा है, पर हम देख लेते हैं और डिटेल्स, ठीक है। बारासिंगा या फिर उसी को भूर सिंह और इसी को स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान रखना है। स्वैम्प डियर किसको कहते हैं, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है ये, ठीक है। भूर सिंह या बारासिंगा स्वैम्प डियर स्टेट एनिमल भी है। फाउंड ओनली इन कान्हा टाइगर रिजर्व, नाउ दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कान्हा टाइगर रिजर्व में ही स्वैम्प डियर पाया जाता है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है इसका, किसका? स्वैम्प डियर का वल्नरेबल स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कट, पहला टाइगर रिजर्व है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिसने एक मैस्कट इंट्रोड्यूस किया है, और इसकी वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, which of the following are the necessary conditions for the growth of coral reefs? Now this is interesting.
ऐसे सवाल आई लव इट। फोटिक कंडीशन, देखो फोटिक कंडीशन का मतलब कि फोटिक फोटॉन से मतलब सनलाइट के कंडीशंस, ऑब्वियसली ये है सनलाइट कंडीशन होनी चाहिए, राइट। क्या पूछा है? नेसेसरी कंडीशंस, क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर। आपको पता है कि कोरल रीफ्स जो है वो जहां पे भी डेल्टा होते हैं वहां पे नहीं होते, क्योंकि डेल्टा में रिवर्स का काफी लोड आता है तो उसमें बहुत सेडिमेंट होते हैं, तो उसके आसपास आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे। कोरल रीफ्स साफ पानी में, सुंदर पानी में होता है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। तो क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, दैट इज ट्रू। सी सैलिनिटी ऑफ 6%, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। सी सैलिनिटी ऑफ 6% की जरूरत नहीं है, दिस इज 3.5%, ठीक है, इतना ही चाहिए। और फॉर दैट रीजन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। ट्रॉपिकल सी वाटर विथ टेम्परेचर ऑफ 20 to 21, ये दिस इज करेक्ट। 20 से 21 ट्रॉपिकल सी वाटर अगर है तो दिस इज फेवरेबल, ठीक है। पर कुछ चीजें अभी हम और देखेंगे, जैसे कि क्या सिर्फ ट्रॉपिकल में कोरल्स होंगे, ठीक है, या फिर जहां पे सनलाइट नहीं जाता वहां पे कोरल्स नहीं होंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो लेट्स सी, पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। सो जैसे 3 आउट करेंगे सो 1 to 4, 1 to 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ गो टू द, लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वार्म वाटर टेम्परेचर जो है 20 से 30 के बीच में ये सर्वाइव कर जाएगा कोरल्स, ठीक है। सनलाइट इसको चाहिए, बढ़िया, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करनी है। क्लीन एंड क्लियर वाटर चाहिए, सैलिनिटी एवरेज 3.5% चाहिए। कोरल्स डू ग्रो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स एंड डीप सी वाटर बट दे लैक द सिम्बायोटिक एल्गी, उनके पास वो एल्गी नहीं होता, क्योंकि एल्गी सर्वाइव तभी करेगा जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और जब अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके लिए तो आपको सनलाइट चाहिए, आप ज्यादा डेप्थ पर जा नहीं सकते। 165 मीटर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए आप ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। कोरल्स मिलेंगे आपको पर वहां पे एल्गी नहीं होगा, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के कोरल्स होंगे। कोल्ड वाटर में भी कोरल्स मिलेंगे बट द पॉइंट इज कि वहां पे एल्गी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क। गिर को, ये क्वेश्चन कब का है? सीए से पूछा गया है 2017 में। गिर लायन के लिए जाना जाता है, इसी के लिए जाना ही चाहता है गिर नेशनल पार्क। दिस इज इजी, ठीक है। The Minister of Environment, Forest and Climate Change in November 2016 has constituted a 4-member team for conservation and management of which one of the following lakes, ठीक है, लेक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये 2016 में पूछा है, एक्चुअली करंट अफेयर्स का मैटर है क्योंकि 2017 में पेपर हो रहा है, 2016 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने क्या डिटेल ऐड किया है? ओके, द आंसर इज लोकटक लेक, पर उससे रिलेटेड अब कुछ इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक लेक, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉट इन इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज मणिपुर, लोकटक इन मणिपुर, ठीक है। इंडिया का फ्रेश वाटर लेक जो लार्जेस्ट है वो वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज लोकटक लेक, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक, जो कि बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे-एंड-के में आपको मिलेगा, और इसी जो वुलर लेक है उसको झेलम पानी देता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने ब्लू से लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, और इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो भी है, जो इसी लोकटक लेक में है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, इसके अलावा और कोई है नहीं। ब्रो एंटीलर डियर यहीं पे मिलता है आपको कैबुल नेशनल पार्क में, जिसको हम सांगाई भी कहते हैं, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है which one of the following statements is correct? The end product of fossil fuel is in the, अब ये again conceptual question है, and I love this type of questions. The end product of fossil fuels is in the form of electrical energy. गलत क्या है इसमें? करेक्ट, अच्छा करेक्ट पूछा है ना। The end product of fossil fuels is in the form of electrical energy. This statement is true. इसमें गलत क्या है? ठीक है। Watershed protection increases the rate of surface runoff water. Watershed protection का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक हाइट है,
तो इस तरफ जो पानी आ रहा है वो हम एक तरफ जमा करेंगे, इस तरफ आ रहा है उसको एक तरफ जमा करेंगे, और इस तरीके से जो इसको जमा करेंगे, और फिर से हो सकता है कोई यहाँ पे बाउंड्री बनाई जा सकती है ताकि इनको गाइड किया जा सके सही टाइम सही जगह पे सही डायरेक्शन में। दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि रन ऑफ वाटर का कम होता है क्योंकि हम उसको गाइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सो इंक्रीजेस नहीं, मेंटेन्स, कंट्रोल्स, डिक्रीजेस, तो ये गलत हो गया। If timber is over harvested, the ecological functions of the forest are improved. ये क्या बकवास है, अगर भाई ज्यादा जंगल काट लोगे तो जो इकोलॉजिकल फंक्शंस है वो इंप्रूव कैसे होगा, वो खराब हो जाएगा। Rivers change their course during floods and lots of fertile soils are lost to the sea. हाँ ये भी सही है, rivers change their course during the floods and lots of fertile soils are lost to the sea. Now this is correct, क्योंकि रिवर्स जब चेंज करते हैं अपना तो नई जगह से जाएगा तो वहां से जितने भी मिट्टी होगी उसको लेके जाएगा और सबको लेके जाके समुद्र में डंप करेगा। दिस इज ट्रू। देखो इसको इन्होंने गलत साबित किया है, गलत लिया है, बट एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नॉट। अगर ये बोलता है कि ओनली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो गलत हो जाता ना, क्योंकि और भी सारे हैं, केमिकल एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, पर इसको आई डोंट नो भाई इन्होंने गलत साबित किया है, पर आंसर इज डी। आई थिंक ये भी सही है, बट अगर वैसे देखें तो ये ज्यादा सही है, ये हाफ ट्रू है, तो डी के साथ जाएंगे। Besides species diversity and ecosystem diversity, which of the following is included in the term of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी में और क्या इंक्लूड करते हैं बिसाइड्स स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? द थिंग इज क्लाइमेट डाइवर्सिटी नहीं, लिंगुअल, कल्चरल नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी में, जिससे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की जरूरत है। कल्चरल, लिंगुअल, क्लाइमेटिक का हम क्या करेंगे? दिस इज कॉमन सेंस क्वेश्चन। ठीक है, Which one of the following ecosystem has the maximum plant biomass? Plant biomass, ठीक है, इसका मतलब जहां पे प्लांट सबसे ज्यादा होंगे उसके पास प्लांट बायोमास सबसे ज्यादा होगा। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे प्लांट सबसे ज्यादा उसी का प्लांट मास सबसे ज्यादा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। 80th, बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा डेंजर किससे है? Destruction of natural habitats and vegetation, improper agricultural operations, climate change, yes, water pollution नहीं, मतलब डायरेक्ट है लेकिन बहुत कम है। यहाँ पे क्या पूछा? मैक्सिमम। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, सो यस इसके साथ हम जाएंगे। क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट होगा, बट नॉट, इट वॉन्ट बी दैट बिग एंड दैट स्ट्रॉन्ग। क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट होगा स्लोली, बट इट विल बी नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, पर यस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन इज देयर, सो उसकी वजह से काफी नुकसान तो होगा। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड ए पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई? रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री which of the following states has declared a particular butterfly as state butterfly? अब देखो बटरफ्लाईज जो है कई सारे स्टेट्स में किए जा रहे हैं स्टेट बटरफ्लाईज, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ स्टेट बटरफ्लाई। उसका नाम क्या है? ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन जो कि हमारी कंट्री का सेकंड सबसे बड़ा बटरफ्लाई है। जो फर्स्ट सबसे बड़ा बटरफ्लाई है वो है टोइडिस माइनोस, ठीक है, ट्रोइडिस माइनोस, नाम आप ध्यान रख लेना क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा बटरफ्लाई कौन है कंट्री में। ठीक है, ट्रोइडिस माइनोस एंड ब्लू मॉर्मन इज द सेकंड लार्जेस्ट, वही है महाराष्ट्र का स्टेट बटरफ्लाई। नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 8 states and 1 UT have declared their state butterflies। ठीक है, 8 स्टेट और 1 यूटी अपना स्टेट बटरफ्लाईज डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, ये सारे स्टेट्स जो है ऑलरेडी अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड में चंडीगढ़ जो है वो अभी लेटेस्ट इसी ने डिक्लेयर किया है, और ये चंडीगढ़ अकेला यूटी है जिसका एक अपना बटरफ्लाई है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये अभी 2026 में, जनवरी 2026 में चंडीगढ़, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप रिसर्च करके एक्स्ट्रा कर सकते हैं ऐड, मैंने ज़्यादा नहीं किया, अदरवाइज हो सकता है आप कहीं बोर ना हो जाओ। अदरवाइज इन सब के ऊपर एक पेज का और नोट बनता कि चंडीगढ़ में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है, अरुणाचल में कौन सा है, केरल कर्नाटक में कौन सा है, ठीक है, उनका नाम भी,
सिक्किम वाले तो पूछा भी है, कल के जो कल वाला वीडियो है उसमें सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट बटरफ्लाइज है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप देखो कि इससे क्या पता चल रहा है कि बटरफ्लाइज के ऊपर यूपीएससी का फोकस है, तो बटरफ्लाइज के ऊपर नोट आपका बनना चाहिए। ठीक है, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, पुष्पा की बात हो रही है। ठीक है, रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग, 2016 का पेपर है ये। इट इज अ ट्री स्पीशीज इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, या ट्रू, ट्री स्पीशीज है, ग्रास नहीं है, सो दिस इज ट्रू। साउथ इंडिया, दैट इज ट्रू। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ रेन फॉरेस्ट नहीं है आंध्र प्रदेश में, कोई रेन फॉरेस्ट नहीं है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसलिए वहां पे इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप इसको सही मार्क कर सकते थे, पर ये गलत हो जाता है। सो ओनली वन इज ट्रू, पर इसके बारे में काफी डिटेल है रेड सैंडर्स के बारे में। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेड सैंडर्स। आंध्र प्रदेश के 3 हिल है, हिल्स है जहां पे मिलता है, ससाचलम, पलकोंडा एंड वेलीगोंडा। ठीक है, 3 हिल रेंजेस है जहां पे आपको मिलेंगे रेड सैंडर्स, राइट। तमिलनाडु एंड कर्नाटक में भी आपको मिलेगा, थोड़े कुछ ट्रैक्ट्स हैं जो उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, बट द मेजॉरिटी इज इन अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, रेड सैंडर्स इज एंडेमिक टू इंडिया, इसका मतलब है कि नेचुरली रेड सैंडर्स जो है वो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, वो इंडिया के बाहर कहीं नहीं है दुनिया में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर क्या रेड सैंडर्स सिर्फ इंडिया में मिलता है? नहीं, उसकी प्लांटेशन कराई जा रही है, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सारी जगहों पे इनकी प्लांटेशन कराई जा रही है। ठीक है, तो प्लांटेशन है, पर नेचुरली वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है क्योंकि एंडेमिक। उसके बाद आईयूसीएन का एंडेंजर्ड स्टेटस है उसका, और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर रेड सैंडर्ड से पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन तो ये ऐसा बन ही सकता है कि क्या आर दे ओनली एंडेमिक टू इंडिया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है क्या वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। अगर ये पूछे क्या वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, सुनो, वो इंडिया से बाहर भी पाए जाते हैं, बट दे आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नेचुरली। और यूपीएससी ऐसे नेचुरली वर्ड ऐड करके पूछता है, ऐसा पूछा है कि लायंस आर नेचुरली, सॉरी एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोस आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया ओनली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो कल वाले वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। कैमल, खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया, और इस क्वेश्चन पे काफी डिबेट हो रहा था। ठीक है, एक आई थिंक किसी कॉमेडियन ने भी इस पे कुछ तो बनाया था, मुझे ध्यान से नहीं आ रहा, बस किसी ने कुछ तो बात की है। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, वी हैव नो आइडिया, बस शायद तैर सकता है, पानी पीने जाएगा। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, खराई कैमल है, नाम से ही लग रहा है कुछ। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, द कैमल कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। हमने शेर पाल रखे हैं, कैमल कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इज इट पॉसिबल? आपको लगता है ऐसा कि हो सकता है? ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जैसे ही गलत हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाया ही वैसा गया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट आंसर सर रियली इजी। जैसे ही आपने ये कंक्लूड किया कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, आंसर आ गया आपका 1 and 2, एंड एक्चुअली 1 and 2 इज करेक्ट। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स, इट सर्वाइव्स इन ग्रेजिंग। अब देखो, अगर आप प्रिपेयर करने जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये खराई कैमल है भाई, वो कितना तैर सकता है। ठीक है, वो और क्या है सेकंड ऑप्शन, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, क्या डाइट तो खैर इट इज इंपॉर्टेंट, बट कितना तैर सकता है, इज इट समथिंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड अबाउट? नहीं। ठीक है, सो स्मार्ट गेस यू हैव टू डू, राइट। So this is how you had to do it. अगला, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11। अब ये तो बहुत ही बेतुका सवाल था और हो सकता है करंट अफेयर्स में था जिसकी वजह से पूछा गया हो, और इसका आंसर है अंडमान आइलैंड। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कोई एक चूज करना है, तो आपको पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है अंडमान आइलैंड। ठीक है, सो दिस इज इट। अभी तक हमने क्या देखा, कुछ 25 क्वेश्चन देखे हमने। ठीक है, 25 क्वेश्चंस वी हैव डन, और इसमें हमने देखा कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे बटरफ्लाइज पे बार बार फोकस किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे फोकस किया जा रहा है, उनके कंजर्वेशन जो उनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पूछा नहीं जा रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं ये नहीं डायरेक्टली पूछा जा रहा है, पर अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर करते हो और अगर कोई स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो आपका उस पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस पर नोट्स बनने चाहिए, उस पर और रिसर्च होना चाहिए, उसके आपको डाइट पता करना पड़ेगा, उसका हैबिटेट कहाँ पे है, क्या वो सिर्फ इंडिया में मिलता है। और एक चीज मैंने और बताया है कल के वीडियो में कि कोई भी एनिमल
सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाएगा एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, ठीक है। उसका हैबिटेट जब जब ट्रांजिशन करता है हैबिटेट, दे कैन मूव टू अदर एरियाज ऑल्सो, ठीक है। तो अगर बाउंड्री वाले इलाके में मिलता है तो दूसरी कंट्रीज में भी मिलेगा, राइट। जैसे कि राइनोस है तो इंडिया में है तो नेपाल में भी है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और उसके बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। और ये पीवाईक्यूज आपको एक तो रिवीजन कराएगा, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ यहाँ पे सारे नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, वो सारे नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी को डाउनलोड करके अगर आपके पास टैब है तो उसमें एक्स्ट्रा रिसर्च करके आप एक्स्ट्रा नोट ऐड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसको रिवाइज कीजिए, खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए और ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आंसर होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम हॉल में हेल्प मिलेगा। सिर्फ देख के रख दोगे एक बार तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो आधा याद रखोगे आधा भूल जाओगे, एग्जाम में हॉल में जाकर के कंफ्यूज होगे, गलती ही करोगे, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो इसलिए बेटर ये है कि प्रॉपर्ली तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, जब तक रिवीजन नहीं करोगे नहीं होगा। और स्टैटिक अगर कर लिया तो आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला, दिस इज गारंटीड, ठीक है। टेलिंग यू माई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।